अभिवीरा फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि और कोई तो बाधा है नहीं। जस्ट अ सेकेंड। यूँ तो परिचय देना कहा जाता है कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं, परंतु सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस तरह का हो गया है कि इसकी ख़ासियत ये कही जाएगी कि हम सबसे मुखातिब तो हैं परंतु रूबरू नहीं। मुखातिब मतलब हम तो आपसे बात कर रहे हैं परंतु आप हमारे सामने नहीं हैं, इस तरह से। ये इसकी ख़ासियत है, इसका अच्छापन जो भी कहा जाए। मैं सर्वप्रथम आप लोगों से अपने आप को परिचित करवा दूं। मेरा नाम आम्रपाली त्रिवेदी है। मैं एक शास्त्रीय गायिका हूँ। व्यवसाय नहीं कहूँगी, क्योंकि कलाकार के लिए उसका जो कला होता है वो कभी व्यवसाय नहीं होता है। उसके लिए वो उसकी पूजा होती है, उसका धर्म होता है। इसलिए अपने आप को एक गायिका कहलाना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो कलाकारा होना मेरे लिए अपने तरह से एक सौभाग्य की बात रही। हम लोगों का मेरे जहाँ जन्म हुआ वो एक संगीतकारों का घर था। तो हम लोगों के लिए कोई करियर ऑप्शन जैसा नहीं था कि आपको ये बनना है कि आपको ये बनना है। हमें चॉइस नहीं था, हमें ये था कि हमें विरासत को आगे लेके जाना है। इसलिए सौभाग्यवश हमने संगीत को ही अपना करियर कह लीजिए या क्षेत्र कह लीजिए चुना। इसके पश्चात मैंने कॉमर्स साइड से 12वीं अपनी कंप्लीट करी, 12th इंटरमीडिएट, और मिरांडा हाउस कॉलेज दिल्ली में दाखिला लिया। और एक लंबे सिलसिले के बाद, जैसे BA, MA, MPhil और PhD के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी हमने छोड़ा। अपना जो भी पढ़ाई का एक सिलसिला ख़त्म हुआ, उसके बाद मैंने 2007 में केंद्रीय विद्यालय संगठन, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और बच्चों की 12वीं तक की शिक्षा के लिए बहुत ही जाना पहचाना नाम है, उसको माना जाता है। उसमें मैंने करीबन 10 साल सिखाया, संगीत की शिक्षा दी। और न केवल संगीत की, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी वहाँ से और बहुत अनुभव पाया बच्चों के साथ रह के, उनका साथ पाया। उनसे एक एक छोटे बच्चे से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और एक 10 साल के लंबे कार्यकाल के बाद मैंने UPHCSE हायर एजुकेशन, जो यूपी सरकार का है, वहाँ से परीक्षा पास करके असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया मैंने गर्ल्स डिग्री कॉलेज मथुरा में। यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद मुझे एक शहर से, यूँ कह लीजिए, या यहाँ की संस्कृति से या ब्रज से, मथुरा से, कृष्ण जी से जुड़ने का मौका मिला, नई चीज़ें जानने का, समझने का मौका मिला। तो ये कहा जाएगा कि लर्निंग, जो आज मेरा टॉपिक भी है, वो एक अनवरत सिलसिला है जीवन का, कि हम जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं। मेरा जो बचपन बीता वो मेरे पिताजी के साथ प्रोग्राम देते देते बीता। उनके साथ में उठना बैठना, सब कुछ गाना, और उसी में मैं लगातार अपने जीवन के मेरे ख्याल से 2 दशक तक मैंने प्रोग्राम और इन सब चीज़ों में रही। आज अभिवीरा फाउंडेशन ने जो मुझे टॉपिक दिया, पहले तो मैं सर्वप्रथम उनका धन्यवाद करती हूँ। ये ऐसा था कि कुछ भी पूर्व नियोजित नहीं था कि मुझे ऐसा बोलना है या क्या बोलना है, कुछ नहीं पता था। बस ये है कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मेरा कोई पर्सनली परिचय नहीं था, फिर भी उनके प्रभाव में आते ही मुझे ऐसा लगा, इतना सुंदर फाउंडेशन है, इतना अच्छा ग्रुप है, तो उनके साथ मुझे बैठने को या उनके साथ मुझे अगर बात करने को मिलता है तो इसे भी मेरा ही सौभाग्य है कि मुझे अपनी बातें आपके बीच में, आप लोगों के बीच में, आप वीरांगनाओं के बीच में इतना सुंदर नाम और इतना ही सुंदर काम के साथ बोलने का, बात करने का मौका मिलेगा। ये मेरे लिए सम्मान की बात है। विषय है आज का समग्र शिक्षा। इसको आप 2 तरह से बात कर सकते हैं हम।
पहला कि जो शिक्षा है वो सीखना है या सिर्फ एक व्यवहारिक शिक्षा जो आजकल हम लोग पा रहे हैं। उनके 3 पहलू हैं। पहला कि वो बच्चे को मिले शिक्षा, दूसरा कि वो लड़की या स्त्री के लिए वो शिक्षा क्या रूप रखती है, उसके क्या मायने हैं। क्योंकि हमारे समाज में, भारतीय समाज में अभी तक भी यूँ कहो कि शिक्षा की पहचान 10वीं 12वीं को ही लेकर करा जाता है, लेकिन समग्र रूप से शिक्षा, होलिस्टिक लर्निंग प्रोसेस या अप्रोच एक अलग चीज़ होती है। इसमें सिर्फ एक बच्चे के लिए होने वाली शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाएगा, बल्कि किसी भी बच्चे के या स्त्री के या किसी भी पुरुष के। मैं इनको अलग अलग श्रेणियों में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि हर किसी के लिए जो सीखने की निरंतरता है वो अलग अलग मायने रखती है। किसी बच्चे के लिए जब हम बात करेंगे तब अलग तरह से बात करेंगे। लड़कियों के लिए और स्त्रियों के लिए शिक्षा की जो व्यवस्था है या जो मापदंड हैं या जो आज तक का एक कहा जाएगा मतलब सोच है, वो समाज में अलग तरह की है। और पुरुषों के लिए थोड़ा सा मेरे ख्याल से उनको प्रिविलेज ज़्यादा मिल जाती है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कैटेगराइज करके इसके बारे में मैंने बात करने की कोशिश की है। अगर हम हॉलिस्टिक लर्निंग की बात करते हैं तो डेफिनेशन एक सिंपल सी है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। एन अप्रोच दैट सीक्स टू फुली एक्टिवेट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द लर्नर्स पर्सनैलिटी। इसमें 4 चीज़ें शामिल हैं: इंटेलेक्ट, इमोशन, इमेजिनेशन एंड बॉडी। वो अप्रोच जो किसी भी मानव के या सीखने वाले के व्यक्तित्व का समग्र रूप से उसके व्यक्तित्व को उठाए, उसको प्रोग्रेस करे, प्रोत्साहन दे, वह शिक्षा हमारी होलिस्टिक अप्रोच कही जाएगी सीखने के लिए। इसको सरल भाषा में मैंने 4 कैटेगरी दिया है। सबसे पहला शरीर, मानव संरचना, बॉडी। दूसरा है माइंड, तीसरा है इमोशंस और चौथा है स्पिरिट्स, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा हम उसको कम आंकते हैं कि हम उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं कि स्पिरिट्स क्या है, अध्यात्म क्या है। वो जो हमने एक बार पूजा किया वही अध्यात्म है, इतना ही। खैर, हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे बॉडी के सबसे अहम हिस्से की, शरीर का संरचना के सबसे अहम हिस्सा है मस्तिष्क। मस्तिष्क, हम किसी बच्चे का जब मस्तिष्क डेवलप होना शुरू होता है, वो हज़ारों करोड़ों अरबों खरबों कोशिकाओं से निर्मित होता है। तो बच्चे का सीखना उस पल से स्टार्ट हो जाता है जब वो माता के गर्भ में आता है। उस समय से वो सीखता है और निरंतर अनवरत सीखता रहता है जब तक कि वो अपने आप को ज्ञान के जो घड़े हैं उसको बंद ना कर दे कि अब हमें और नहीं, अब हम तो हो गए पारंगत, अब हमें और नहीं सीखना है। तब तक वो कुछ ना कुछ हर चीज़ से, प्रकृति की हर चीज़ से लेकर ज़िंदगी की हर खट्टे मीठे अनुभव और सब लेके वो चलता है और आगे आते आते अपने ज़िंदगी को बुढ़ापे तक सीखता ही जाता है। ऐसा लगता है मुझे कि सीखना न केवल बच्चे के लिए ज़रूरी है बल्कि मजबूरी भी है। आप ना भी चाहें तभी भी ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखा देती है। तो माइंड की जहाँ तक संरचना की बात है, माइंड 2 तरह से आप सभी जानते हैं, न्यूरॉन्स बहुत सारे होते हैं माइंड में और वो डेवलप करते हैं। लेफ़्ट का कहते हैं कि डॉक्टर बांद्रे का मैं यहाँ पे उदाहरण देना चाहूँगी कि 2 दाहिने एवं बाएं मस्तिष्क में दाहिने भाग से शरीर के बाएं हिस्से को संचालित किया जाता है और दिमाग के बाएं भाग से शरीर के दाएं हिस्से को संचालित किया जाता है। और डॉक्टर डिसिल्वा ने यह शोध किया था कि मस्तिष्क के दोनों भागों का विकास अगर समान रूप से न हो तो कोई भी मस्तिष्क पूर्ण रूप से विकसित नहीं माना जाएगा। इस तरह से अब मस्तिष्क का विकास हम किस तरह से कर सकते हैं? सबसे पहले मैं चूँकि संगीत से जुड़ी हूँ तो एक राज की बात बताती हूँ कि छोटा बच्चा है, उसको लोरी सुनाना हमारे सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा रहा है। कोई भी बच्चा होता है, पिता उसे 50 बार कहता है सो जा, तू सो जा। दादी नानी सब लोग जब तक उनको
गोद में रहता है, सुरक्षित होता है, लेकिन नींद आने से पहले उसे लोरी की ज़रूरत पड़ती है। जब वो संगीत के एक स्वर सुनता है, जैसे मैं आपको एक लोरी का उदाहरण देती हूँ कि जितनी भी हमारे संगीत में लोरियाँ बनी हैं, बड़े प्रेम से बच्चे को कहती हैं सो जा। एक उदाहरण के लिए बताती हूँ। आजा रे निंदिया तू आ क्यों न जाती, मुन्नी को मेरे सुला क्यों न जाती, आजा रे निंदिया। तो सभी तरह की लोरियाँ बच्चा जब सुनता है तो उसका दिमाग, उसका मस्तिष्क, उसका मन, उसकी आत्मा ऑटोमेटिक रूप से बहुत ही अपने आप को संतुष्ट पाती है और उसे नींद आ जाती है। नींद के लिए तो इतने सारे रोग पल गए हैं कि इनको नींद नहीं आती, ये रोग हो गया, इनको नींद नहीं आती, ये सो नहीं पाते। तो नींद एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है सबसे पहले मस्तिष्क के लिए। दूसरा कि शुरुआत से ही अगर हम बच्चे को किसी भी तरह का योग, किसी भी तरह के छोटे छोटे से ट्रिक्स के हिसाब से कि बच्चे को कह दें कि बेटा थोड़ा बैठ जा, थोड़ी देर बैठ के आंख बंद कर ले, या जो हमारी पूजा उपासना की विधियां हैं, वो विधियां हम लोगों को ये बताती हैं कि आपको इतने निश्चित समय पर इतनी देर बैठना है। ये और कुछ नहीं था, इसको साइंटिफिकली ये सब प्रूवन हो चुका है आज, उसको मुझे दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बच्चे को एक समय पर, एक निश्चित काल पे बैठने की बाध्यता से वो दिमाग विकसित करने का एक तरीका होता था कि हाँ, ये दिमाग किस तरह से बच्चे का लगेगा। वरना आजकल बच्चे क्या करते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ जाना है, मेरे को जब तक वो फ़ोन पे हैं, टैब पे हैं, इंटरनेट पे हैं, तब तक वो सोचते हैं ठीक है सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन ज़रा सा उनके जीवन में खालीपन आ जाए। आप देखिए पुराने जो हमारे पेरेंट्स होते थे, वो कभी नहीं कहते थे कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, अब तुम ये कर लो। बच्चे खुद से ढूंढते थे कि मुझे क्या करना है। अब हम क्या करते हैं कि बेटा अब ये कर लो, चलो यहाँ हो आए, चलो अब नेक्स्ट क्लास ये इतने बजे है, अब ऐसा कर लो। तो बच्चे ना मशीनीकरण की तरह वो आपको फॉलो करते हैं और वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं कि अब मुझे क्या करना है। इसलिए बजाय कि छोटा सा बच्चा है, बेटा 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 तुम उधर मत जाओ, नहीं 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 ये मत काम करो, सब कुछ हम नहीं के साथ शुरू करते हैं। क्या करना है ये बताना, बहुत कम पेरेंट्स इस बात को ध्यान देते हैं कि क्या करना है उसके बारे में बात करी जाए, बजाय कि ये मत करो वो मत करो। सारा दिन बच्चा नेगेटिव सुनता रहेगा, ये मत करो वो मत करो, तो उसे लगेगा कि मैं करूँ क्या। तो वो धीमे धीमे अपनी एक स्पेस बना लेता है कि मैं ये करता हूँ, चलो ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। और फिर फाइनली उनको थोड़े जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी जो बोरियत होती है, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, मम्मा मेरे से ये नहीं होता है, पापा मेरे लिए कुछ नया करो। तो यहाँ पर आके आप बच्चे को खाली बैठना तो सिखाया ही नहीं, वहाँ से मस्तिष्क का जो डेवलपमेंट है वो सीमित हो जाता है। मुझे ऐसा, मैंने जितना भी अभी तक अनुभव किया है उसके द्वारा मैं ये कह सकती हूँ कि बच्चों को इतना ही पता है कि आप गूगल खोलो, आप फेसबुक खोलो, या आप पबजी खेलो, या इतना करो। कंप्यूटर की दुनिया में क्या करना है वो पता है, लेकिन आप कुछ बोल रहे हो और किसी को क्या समझ में आ रहा है ये नहीं पता है। ये नहीं पता है कि माँ को उन्होंने 2 चीज़ बुरी बोल दी तो माँ को बुरा लगा या पिताजी को बुरा लगा, वो बच्चों को आजकल समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि जो मस्तिष्क का विकास की जो तरक्की का जो एक सिलसिला था वो कहीं ना कहीं सफ़र किया है। अब इसमें 2 पक्षीय तलवार पे हम लोग बैठे हुए हैं। पहला कि जो भी बच्चा है उसका जीवन चल रहा है, उसके जीवन को बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बना दिया है कि नहीं मेरा बेटा ये करेगा, मेरा बच्ची लड़की ये करेगी, और ये पायलट बनो, तुम डॉक्टर बनो, पता नहीं क्या क्या। तो उसे बचपन से ही लगता है कि अगर मैं ये नहीं बना तो क्या होगा। वो एक अनचाहा डर, उन सब चीज़ों के साथ वो बच्चे के पिताजी माताजी के साथ वैसा रिश्ता नहीं कायम कर पाता जैसा एक स्वाभाविक सहज रूप से हो जाना चाहिए। तो सर्वप्रथम इसके लिए उपाय हैं कुछ। पहला कि बच्चे को थोड़ा थोड़ा सा खाली बैठना सिखाना चाहिए, मतलब चाहे 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। जस्ट अ सेकेंड।
चाहे 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन उसको ज़रूर आप खाली बैठने की थोड़ी सी ट्रेनिंग ज़रूर दें। चाहे उसे पूजा के माध्यम से कि शाम को आज 7 बजे सब लोग मिलके बैठेंगे एक साथ, चाहे किसी इबादत के नाम पे, चाहे किसी भी तरह से, चाहे सिंपली बोल दीजिए कि खाली बैठना बेटा, 5 मिनट बैठना है बस। पुराने समय में क्या होता था कि बच्चे को बोला जाता था, जब समर्पण के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था तो उनको बिठा दिया जाता था और बोला जाता था कि आप पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। जब माँ बाप जाते थे तो उनको पीछे मुड़ के देखने का भी अवकाश नहीं दिया जाता था, तो वो उनके लिए एक ट्रेनिंग का कार्य करता था, वो स्ट्रांग हो जाते थे। अब जब यही बच्चा हमारा कॉलेज लाइफ में एंटर करता है तो उसे माँ बाप की इतनी आदत हो जाती है कि कपड़े धोना, बर्तन मांजना या घर के छोटे मोटे काम से लेकर, या पिताजी जैसे घर को मैनेज करते हैं वो सब से लेकर हर तरह के काम में वो डिपेंडेंट हो जाता है। तो उसको डिपेंडेंट नहीं बनाना है। बीइंग अ मदर मैं भी यही ट्राई करती रहती हूँ और मैं आप सबको भी यही सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चे को लोरियों द्वारा सुलाएं, धीरे धीरे बढ़ाएं। दूसरी योगा वगैरह साथ में रखें, ध्यान करना सिखाएं। और सबसे अंत में मैं अपने विषय के ऊपर आती हूँ कि संगीत का ज़रूर उनमें प्रादुर्भाव करें। उनके जीवन में थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन संगीत या किसी भी प्रकार की कला का होना बहुत ज़रूरी है। समग्र रूप से जब ज्ञान की हम बात करते हैं तो हमारे बॉडी के सभी जितने भी तंतु कार्य कर रहे हैं, जितने भी कोशिकाएं कार्य कर रही हैं, उसमें हमारा बढ़ाव हो, प्रभाव हो, उसे बढ़ाने के लिए ज़रूर हमें संगीत का ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारी एक विरासत परंपरा है और इसमें न केवल हमारी दिमाग विकसित होता है बल्कि एक एक नस, एक एक नाड़ी इस प्रकार कार्य करती है कि समाज के कितने ही दबाव हों, कितनी ही हम टेंशन में हों, परेशानी में हों, लेकिन अगर एक गाना सुन लेते हैं तो सभी को लगता है कि चलो थोड़ा ब्रेक हो गया, चलो एक गाना सुन लिया, चलो कुछ अच्छा कर लिया। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि संगीत का बहुत रोल है हमारे जीवन में। संगीत के बाद बात करते हैं माइंड के लिए योगाभ्यास। योगाभ्यास न केवल शरीर को फिट रखता है बल्कि हमारे जो दिमाग हैं उनको सहज रूप से उन्नत होने का आत्मबल देता है। अभी जैसे गृहिणियाँ होती हैं वो डबल डबल कार्य करती हैं कि अभी एक तरफ दूध चढ़ाया हुआ है, एक तरफ बच्चा है। ऐसे ही पिताजी होते हैं जो हमारे घर के स्तंभ होते हैं, माँ पिताजी मिलके जो घर चलाते हैं। उनमें जो पापा की भूमिका रहती है, एक तरफ उनको ऑफिस का भी कंप्लीट करना है, बच्चे को स्कूल भी छोड़ने जाना है, बहुत सारी चीज़ें हम डबल डबल माइंड से करते हैं। तो उसको थोड़ा सा विराम दीजिए, थोड़ा सा आराम दीजिए और थोड़ा सा सांस लीजिए कि हर काम एक ही समय पे, बहुत सारे कामों पे मल्टीटास्किंग जैसा मत करें। उसको थोड़ा सा आराम से करें और स्पेशली उसको एक तरह से विभाजित कर लें कि इतने बजे हम ये काम करेंगे, इतने बजे ये काम करेंगे। इस तरह से एक विनीत जी का एक वो मुझे फ्लैश हो रहा है कि संगीत पैतृक गुण होता है जी, अपने आप आ जाता है जी। हमारे भारतीयों में ये पैतृक ही है। चाहे कैसा भी होगा, माँ लोरी सुनाएगी ही सुनाएगी। चाहे कोई भी आदमी होगा वो घर में बाथरूम में ही सही, लेकिन गाएगा ही गाएगा। अब मस्तिष्क के अगले चरण की ओर चलते हैं। मल्टीटास्किंग के लिए जैसे हम लोग आपको मना कर रहे हैं, वैसे आप भी अपने बच्चे को मल्टीटास्कर बनाने के होड़ में मत शामिल होइए। बच्चे को एक साधारण जीव है, वो धरती पर भगवान के द्वारा भेजा गया एक अपना उनका तरीका है। उनको भगवान के सिस्टम में हम लोगों का ज़्यादा रोल नहीं है। उसको अगर हम चाहें आइंस्टाइन बना दें, चाहे हम फुटबॉलर बना दें, चाहे हम कुछ लता मंगेशकर बना दें, ऐसा संभव नहीं है। तो अपनी आकांक्षाओं को, अपने जो हम एक्सपेक्टेशंस हैं उनको थोड़ा सीमित करें, थोड़ा सा विराम लें। जीवन में इतनी भाग दौड़ ना करें कि हमारा मस्तिष्क बेचारा उसको झेल ना पाए। और न केवल अभी के लिए बल्कि बाद के लिए, क्योंकि हमें एक इस शरीर से, इस मन से, इस मस्तिष्क से एक लंबा समय निकालना है। इसको मृत्यु तक ये शरीर हमारे साथ है। तो बीच में ये मस्तिष्क अगर डामाडोल हो गया तो मुश्किल हो जाती है शरीर के लिए उसको संभालने। अगर मस्तिष्क में हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा शरीर किस प्रकार कार्य कर रहा है, तो शरीर ऑटोमेटिकली बीमारियों से ग्रस्त होगा ही होगा। इसलिए कोशिश ये करें कि जीवन की भाग दौड़ से बचकर थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें। पहला योगाभ्यास करें,
थोड़ा कोई भी हॉबी डेवलप करें, चाहे वो संगीत है, नृत्य है, कला का कोई भी क्षेत्र है, तो उसको डेवलप करें। बच्चे के लिए भी वही रूल्स हैं जो आपके लिए रूल हैं। कई बार हम बड़े होते हैं और बच्चे को यूँ डांट देते हैं, तुम्हें ये आता नहीं है, तो क्या हमें आता है? कई बार अपने आप को तराजू में रख के देखिएगा कि बच्चा क्या कुछ नहीं सहता है। मेरी बच्चों के साथ भी यही सब होता है। मैं अपने आप को हमेशा कसौटी पे लगाए रहती हूँ कि क्या मैंने ये जो बोल दिया, इस पे मैं कभी खरी उतरी या मैंने कभी ऐसा किया? इस तरह से मुझे सोचना चाहिए। इसके बाद काम करने की क्षमता पे आते हैं। सभी बच्चों की, सभी बड़ों की या किसी की भी काम करने की क्षमता अलग अलग होती है। उसमें ये नहीं होता है कि हमारे में कोई गुण हो सकता है तो 50 अवगुण भी हो सकते हैं। इसमें ये नहीं होता है कि हर बंदा डॉक्टर बन जाएगा या हर बंदा पुल निर्माण कर लेगा या हर लड़की डांस करने लगेगी या हर लड़का अंतरिक्ष में चले जाएगा। ये कहना गलत है। तो जब हम अपनी मर्यादाओं के बारे में देखते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि बच्चे का रुझान किधर है। और जब हम यही बातें, सेम चीज़ें जब लड़कियों के लिए करते हैं तो लड़कियों का मन, हृदय और भी कोमल होता है। तो माताओं को, उनके पिताओं को ये चाहिए कि बच्चों की एजुकेशन के समय और भी ध्यान रखें कि उनके ऊपर अपनी अपेक्षाओं का बोझ न ला दें, बल्कि उनकी जो रुझान है, उनकी जो रुचियां हैं, उसका ध्यान रखें। इस बात को मैं एक गाने के साथ समाप्त करूंगी। संगीत क्षेत्र में एक गाना है जिसमें कहा गया है कि अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। इसमें होलिस्टिक लर्निंग अप्रोच शामिल है। इस गाने की एक पंक्ति में देखिए कि हम 10वीं 12वीं कर लें, एक कुछ बन जाए, यही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमारा जो लक्ष्य है वो अज्ञान के अंधेरे, अज्ञान न केवल एक समाज में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज़, साइंस या और सब्जेक्ट मिला के, कंप्यूटर मिला के हमें वो आ जाए तो क्या हम अज्ञानी नहीं रहेंगे? क्या हम अपने जीवन के हर जगह पे जीत गए? क्या हमने विजय हासिल कर ली? नहीं। अज्ञान के अंधेरे हमारे तब ख़त्म होते हैं जब कि हम उसके हर पक्ष पे, न केवल पढ़ाई के बल्कि उनके शरीर के, मन के, उनके इमोशंस के भावनात्मक रूप से जो डेवलप नहीं होते हैं उन पे ध्यान दें। मुझे एक और भी वो आ रहा है, उनका मन स्थिर नहीं है। जी, ये प्रॉब्लम जो आपने लिखी है कि बच्चे में गुण बहुत हैं, हर तरह से वो अच्छा है, टैलेंटेड है, लेकिन स्थिर मन नहीं है। स्थिर मन होना तो आजकल ऐसा हो गया है कि हम ऐसा कुछ डिमांड कर रहे हैं जो होना ही नहीं चाहिए, जिसके लिए किसी ने बचपन से कुछ मांगा ही नहीं। हमें वो आदतें बच्चों में बचपन से ही डालनी चाहिए कि स्थिर मन रहे। उसके लिए आप बच्चे को शुरुआत में 5 मिनट के लिए बिठाएं, फिर 10 मिनट के लिए बिठाएं, उसको थोड़ा थोड़ा सा योगाभ्यास नियमित रूप से कराएं, लेकिन इसमें मेहनत पिताश्री और माताश्री की भी रहेगी। ये नहीं है कि हम बच्चे से उम्मीद कर रहे हैं और ख़ुद उसके साथ नहीं बैठ रहे हैं। ये नहीं करना है। आप बिल्कुल ध्यान दीजिए इस तरह से और अपने बच्चे की जो अद्भुत टैलेंट है उसको विकसित करने का प्रयास कीजिए। जी, अब मैं एक स्त्री होने के नाते स्त्री शिक्षा पर आती हूँ। स्त्री शिक्षा के लिए होलिस्टिक लर्निंग अप्रोच क्या है? जीवन भर क्या होता है, स्त्रियाँ घर पे रहती हैं, काम भी करती हैं, ऑफिस भी करती हैं, वापस घर आती हैं, फिर उनसे बोला जाता है ये तुम ठीक से नहीं कर सकती थी क्या? फिर उसने कुछ सीखा। हर दिन के अनुभव से, हर दिन की डांट से, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो घर का और कोई सदस्य हो, सबसे कमज़ोर कड़ी स्त्री है, जिसे कभी भी कुछ भी बोल के चले जाओ, या तो ना भी बोलो तो चलेगा, लेकिन सारी गुस्सा आप उसके ऊपर निकाल लो। धरती है वो, सह लेती है, सहन शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन कुछ भी बोलने से या कुछ भी लिख देने से, जैसे मुझे कमेंट में भी कुछ ऐसे आया है, तो वो आपकी ही तो मन की संरचना हमें दिखाई दे रही है ना? तो मैं चाहती हूँ कि अपनी संरचना को दूसरे के आगे पेश करने से पहले ज़रूर सोचें कि आप क्या लिख रहे हैं,
क्या नहीं लिख रहे हैं। स्त्री शिक्षा का अपने जीवन भर वो शिक्षा ग्रहण करती रहती है और जीवन भर अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर परिवार के लिए समर्पित रहती है, बिना किसी लालच के कि उसे वापसी में क्या मिल रहा है। जिस दिन वो अपना घर छोड़ती है, एक नए घर को इतने सहज रूप से अपना लेती है कि जैसे ये इसी का घर है, जैसे कभी उसने अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। तो स्त्री शिक्षा उसके बाद भी क्या होता है कि जैसे घर में बच्चा आया, मैंने देखा अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान बड़े शोरों से चला। जिन लोगों ने जब माँ के पेट में आया होगा बच्चा, तब बोला होगा कि देखते हैं कि लड़की है कि लड़का है, ऐसे करके वही बाद में सेल्फीज़ खिंचा के अपने फेसबुक पे अपलोड करते हैं। और जिन माँओं ने शर्मिंदा हुई होंगी कि उनकी बेटी हो गई, वो बाद में अपने आप को किसी तरह से एडजस्टमेंट करती हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारा समाज उस धारा का निर्माण करे कि जिसमें न बेटी और न बेटा, दोनों ही तरह के लिए कोई भी तरह की सोच ना आए। क्या होगा, बस इतना है कि हम कपड़े किस प्रकार के लाएं। जब बच्चा हो जाए उसका वेलकम करिए, उसका स्वागत करिए, ना कि आप अपने मन में कोई पक्षपातपूर्ण रवैया रखें कि बेटा हो गया या बेटी हो गई तो खुशी होगी, या बेटी नहीं हुई तो दुख हुआ, या बेटा नहीं हुआ तो दुख हुआ। हालांकि दूसरा वाला जो मैंने कहा, बेटा वाला पक्ष ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भारतीय समाज में। तो इस तरह से लड़कियों के लिए जो लर्निंग का एस्पेक्ट है वो भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि लड़कों के लिए। इसके बाद हम आते हैं हार्ड स्किल। अपने आप को जब भी आपको प्रोग्रेस करनी होती है तो आपकी जो स्किल्स होती हैं उनको हमेशा निरंतर बढ़ाएं। जो भी चीज़ आपको रोकती है कि ये मुझसे नहीं होगा, वहाँ पर आप छोड़ के उसे ये मुझसे होगा या फिर ये मुझसे क्यों नहीं होगा, इस प्रकार की अप्रोच रखें। नंबर 1। नंबर 2, हायर ऑर्डर थिंकिंग। हम अपने जो सोचने का दायरा है, सोचने का जो कहने लगे कि हमारे जो विचार हैं उनको हमेशा थोड़ा सा जो हमसे नहीं हो पा रहा है उस एंड पे रखिए। नंबर 3, होमवर्क। किसी भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन, अपना होमवर्क, जैसे कि कोई एक जॉब है तो उसके लिए जब तक आप अपनी एलिजिबिलिटी नहीं प्रूव करते हैं तब तक वो आप किस प्रकार उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से नो बाउंड्रीज़। अब बाउंड्रीज़ नहीं होने का ये नहीं मतलब है कि हम कुछ भी करें। वो चीज़ें जो समाज के लिए ठीक हैं और हमारे लिए भी एज वेल एज़ ठीक हैं, और किसी को दुख ना देते हुए हम अपनी चीज़ों को संभालते हुए, अपने विचारों का संरक्षण करते हुए आगे बढ़ें। ये नो बाउंड्रीज से मेरा तात्पर्य है। हायर गोल्स, अपने गोल्स हमेशा हाई रखें। अभी हम होलिस्टिक अप्रोच पे वापस से आते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट ईच पर्सन फाइंड्स आइडेंटिटी, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। इसमें सीखने का मतलब यह नहीं होता कि हमने कोई डिग्री कंप्लीट करी, कोई नौकरी कर ली। सीखने का मतलब होता है कि हम अपने आप को जब देखते हैं तो हम अपने आप को क्या पाते हैं, कौन सी आइडेंटिटी हम अपने आप के लिए देख रहे हैं। दूसरा, हमारी ज़िंदगी का मीनिंग क्या है, हमने अभी तक जो जिया उसमें कितने रिग्रेट्स हैं, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, वो सब हम अपने आप से ही जब पूछते हैं कि हमने लाइफ में क्या पाया। और तीसरा है पर्पस ऑफ लाइफ। अपनी लाइफ को निरर्थक ना जाने दें। कभी भी हो, आपकी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। हम देखते हैं एक मकसद हम जब पूरा करते हैं तो पिछला मकसद बेमानी हो जाता है, अगले मकसद की खोज में हम चल पड़ते हैं। यही ज़िंदगी है। इसमें जैसे पहले लगता है कि शादी हो जाए तो सेटल हो जाएगा सब कुछ, उसके बाद लगता है बच्चे हो जाएं तब सेटल हो जाएगा सब कुछ, उसके बाद बच्चे अच्छे से हो जाएं, पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े हो जाएं तब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा करते करते हम अपना जीवन बिता देते हैं। लेकिन अंततः हमें लगता है, हमें सब लोग जब हमें कहीं ना कहीं थोड़ा भगवान जी ये समझा देते हैं कि सब निरर्थक है, बेमानी है, तब हमें ख्याल आता है कि हमने क्या किया, क्या ये ठीक था। तब एक नई तरह की प्रेरणा हमारे जीवन में आती है। वो है स्पिरिचुअलिटी, जिसे हम कहते हैं अध्यात्म, जिसे हम काफ़ी उम्र के बाद सीखते हैं। लेकिन
बेहतर ये है कि हम अपने बच्चों को आज से ही सिखाएं कि जिससे कि उनके जीवन में कुछ भी वो ख़त्म कर दें, उनके मकसद कभी ख़त्म ना हो। जैसे आजकल कितने ही बच्चे यूँ अपनी ज़िंदगियां ख़त्म कर देते हैं कि जैसे उनकी कोई कीमत ही नहीं। वो अपने आप को इतना बुझा हुआ दिया मान लेते हैं कि उनको एक सेकंड नहीं लगता ये सोचने में कि उनको पालने बढ़ाने में कितने माँ बाप का कितना एक एक सांस लगा होगा। इतना भी नहीं ख्याल करते कि उनको कैसे थपकी दे दे के पिता ने सुलाया होगा, माता ने रखा होगा। उनको पालने में जीवन भर की पूंजी लग गई होगी और वो बच्चे 1 मिनट में भी अपना फ़ैसला ले लेते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उनके जीवन का जो मकसद है वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ अपने बच्चे को एक ऐसा मकसद ज़रूर रखें कि वो उसको स्पिरिचुअली अच्छे से बिल्डअप करे। अध्यात्म जीवन का माइंड के बाद और बॉडी के बाद मैं अध्यात्म के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। अध्यात्म से हम ये समझते हैं कि या तो मेडिटेशन कर लो या फिर कुछ ऐसा कर लो कि आप एक जगह बैठ जाओ, काफ़ी देर बैठे रहो, कुछ नहीं हुआ तो अध्यात्म हमने तो ध्यान कर लिया। इस प्रकार का कुछ ऐसा आता है कि हमने अध्यात्म कर लिया। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि जिस प्रकार जैसे एक बच्चा है, कॉन्वेंट स्कूल है बहुत ही बड़ा, उसमें कुछ पढ़े लिखे बच्चे आते हैं और काफ़ी पढ़े लिखे हैं, वेल मैनर्ड हैं, अच्छी अच्छी उनकी ड्रेसेस हैं। तो पानी की टंकी को जहाँ से पानी हाथ धोने के लिए होता है तो उसको थोड़ा ऊपर रख दिया जाता है। तो सभी बच्चे भाग भाग के आते हैं। लंच टाइम पे ब्रेक हो गया और हाथ धोने के लिए कि हमें हाथ धोना है। अब जब पानी के नलके के सामने वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पानी का टैप तो बहुत ऊंचा है। तो वो इंतज़ार करते हैं, पहले सिस्टम को कॉल करेंगे कि मैम कंप्लेंट करेंगे कि ये टैप तो पानी का बहुत ऊंचा है, हम तो नहीं हाथ धो पा रहे हैं। फिर दूसरा बच्चा आएगा, तीसरा बच्चा आएगा, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी लेकिन वो लोग हाथ नहीं धो पाएंगे। उसी समय इसी को गांव के छोटे मोटे स्कूल में जहाँ पे बच्चा बेचारा घंटी बजा के अपना हनुमान जी का पाठ करके उठ रहा है या कुछ है, या वो अपने पिताजी के साथ मजदूरी करने जा रहा है या खेत में जा रहा है, कोई भी काम कर रहा है, मतलब समाज से जुड़ा हुआ है। मैं आपको इसका बाद में बताऊंगी कि मैंने ये उदाहरण क्यों लिया। समाज से जुड़ा होना मतलब वो कहीं ना कहीं हर इंसान से इन्वॉल्व्ड है। आजकल के बच्चे क्या हो रहे हैं, वो अपनी दुनिया बना के बैठे हैं जिसमें उनके टीचर्स, उनका माता पिता, उनका ये उनका वो शामिल हो गया, लेकिन दिमाग में बहुत सोचना नहीं है ज़्यादा। ज़रा सा बाहर पड़ा तो एकदम चारों खाने चित। तो उसी समय हम किसी गांव के स्कूल का उदाहरण ले रहे थे कि आपका नल का ऊपर है थोड़ा सा, तो बच्चे ने क्या किया, एक उल्टा बैठा, दूसरे ने उसके ऊपर खड़ा हुआ पीठ के ऊपर और उसने ऐसे हाथ ऊपर किया और नल का चलाया और हाथ धो के ऐसे ही एक दूसरे की मदद करते करते सबके हाथ भी धुल गए और सबने खाना खा लिया। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ये है कि हम समाज से जुड़े हुए जब तक हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो हमारे सारे कार्य हल हो रहे हैं। हम कहीं ना कहीं अपने आप को ठीक से देख पा रहे हैं, ठीक से काम कर पा रहे हैं, समाज के उपयोग में आ रहे हैं। परंतु जैसे ही हम सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं तो ना तो हमारे हिस्से पानी आता है कि हम हाथ धो पाएँ, ना हम एक दूसरे की मदद करने का सुख ले पाते हैं, जो कि आज के समाज की एक पिक्चर खिंच चुकी है, ये हो चुका है। इसमें हम देखते हैं कि जैसे ही बच्चों के सभी के, मतलब मैं किसी एक के बच्चे या किसी का उदाहरण नहीं लेना चाहती इसमें, जैसे ही पता लगता है कि उसके लिए कुछ हो रहा है तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन उसे कुछ करना पड़े किसी के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। साधारणतः हम लोग कहते हैं बेटा पानी ले आ, बेटा ये कर दे, बेटा वो कर दे, तो वो भी ख़त्म हो चुका है। उसमें भी 2-3 बार तो मिल जाएगा और हर बात पे फिर वो आप मुझे काम बोलते रहते हो, आप खुद ले लो, ऐसे करके ना। तो ये वाला जो पक्ष आ चुका है उसके लिए स्पिरिचुअली होना, उसको समाज से कनेक्ट करना। स्पिरिचुअल का ये नहीं मतलब है कि हम किसी साधना में बैठ जाएं या सारी चीज़ों को छोड़ के वैराग्य धारण करके बाहर चले जाएं। स्पिरिचुअल का सिर्फ इतना मतलब है कि हम
हमारे जीवन का एक मकसद हो, हम दूसरों के काम आ सकें, हम समाज में स्थापित जो भी चल रहा है उसमें मरते समय अपना कुछ कंट्रीब्यूशन इस तरह का डाल दें कि वो समाज की व्यवस्था के लिए अच्छा हो, किसी के लिए सुखद हो। ये ना हो कि हमने कुछ दिया ही नहीं समाज को, पाया तो बहुत कुछ परंतु हम दे कुछ नहीं पाए। आशुतोष जी, मैं ठीक हूँ। हाय। हाँ, हम पर्पस ऑफ लाइफ पे थे। पर्पस ऑफ लाइफ हमारी स्पिरिट से जुड़ा हुआ है। अगर हमारे पास पर्पस ऑफ लाइफ ना रहे तो आप सोच के देखिए, जैसे हमारे पास तो रहता है लेकिन बच्चों को भी वो मकसद कि उन्हें समाज को देना है, ये हमें रखना है। इसमें कुछ चीज़ें शामिल करी गई हैं जिसको हम इमोशंस और मॉरल वैल्यू से भी जोड़ते हैं। पहला, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़, जो भी हमारी मानवीय वैल्यूज़ हैं। लव फॉर लर्निंग, अब अध्यात्म और माइंड दोनों को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमें जो सीखने से प्यार है भी कि नहीं। जी बिल्कुल, 5 उंगली मिलकर ही मुट्ठी बनती है। जी बिल्कुल सही कहा। लव फॉर लर्निंग, कोई चीज़ हमें सीखने से प्यार नहीं है। जैसे कहते हैं कि मुझे मैथ्स पसंद नहीं तो हमें उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊँगी। तो जिस चीज़ को भी आपको, जिस क्षेत्र में भी आप जा रहे हैं, उससे प्रेम करना, उससे प्यार करना सीखना ही पड़ेगा, तभी हम उस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। लव फॉर लर्निंग, जो भी हम सीख रहे हैं उसके लिए हमारी उसमें प्रेम भी शामिल हो कि हम उसे अच्छे से खुश दिल से, कोई चीज़ ऐसे नहीं कि बड़े बुझे हुए मन से जा रहे हैं, बड़ा ही मुश्किल से जा रहे हैं और फिर वो थोड़ा बहुत हो भी गया तो ठीक है। हमेशा एनर्जी बनाए रखें अपनी, कैसे भी करके, किसी भी तरह से शिक्षा या किसी भी तरह से अपना जो प्रेम प्यार है शिक्षा के लिए और सम्मान है वो बनाए रखें। इसके बाद हम इसी को जोड़ते हैं रिलेशनशिप से। रिलेशनशिप, जैसे ही आप समग्र रूपी शिक्षा के पथ पर चल पड़ते हैं कि आपका माइंड भी फिट है, आपकी बॉडी भी अच्छी है, आप इमोशनली भी बहुत हाई हैं, बहुत अपने आप को संभाल पा रहे हैं, अचानक से ही आप कोई फ़ैसला लेके परेशान हो के कोई ऐसा न कर लें, ये भी आपको पता है, स्पिरिट्स आपकी हाई हैं, तो आप ज़रूर ही अपने जो भी तरह का रिलेशनशिप अपने जीवन में लेंगे वो आपके लिए बहुत ही सुखदायी होगा। वो न केवल आपको आनंद प्राप्त कराएगा बल्कि दूसरों को भी, उनके भी विकास में, समग्र रूपेण विकास में सहायक होगा। लर्निंग इज़ अ ongoing process defined by phases of observation, actions and reflections। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आता है कि हम अपने आसपास की दुनिया को ऑब्ज़र्व करके अपना लर्निंग मोटिव बनाते हैं। दूसरा है कि जो हमने ऑब्ज़र्व किया उससे हमने क्या एक्शन लिया, उसी राह पे चले, जो हमें ठीक लगा या गलत लगा उस तरह से हमने अपने आप को फ़िल्टर कर लिया। और तीसरा आता है रिफ्लेक्शन मतलब जो भी आज तक हमने सीखा, पाया, बढ़ा अपने आप को बढ़ोतरी करी, उससे हमें क्या समाज को हम दे पाए और क्या हमारी व्यक्तित्व में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। तो नंबर 1 ऑब्जर्वेशन इस तरह का है कि बच्चा छोटी से छोटी बात को ऑब्ज़र्व करता है। एक बच्ची है, वो जब अपनी माँ को देखती है कि अगर वो घर में, अब चूँकि यहाँ पर एडल्ट ऑडियंस है हमारी सारी, तो हम बात कर सकते हैं, अगर बच्चियाँ देखती हैं अपने माँ को कोई चीज़ सहते हुए तो डेफिनेटली वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ का शिकार होती हैं तो वो सहना सीख जाती हैं। तो अत्याचार करना भी बुरा है, सहना भी बुरा है। तो हर चीज़ को ऑब्जर्वेशन के माध्यम से जब बच्चा सीख रहा होता है तो मैं ये चाहूँगी कि हम सब मिसालें बने, उनके लिए ऐसा माइंडसेट न तैयार कर दें कि वो अपने जीवन में पिछड़ जाएं या अपने अधिकारों के प्रति सजग न रहें या किसी के जुल्म का शिकार हों या शोषण की दायरे में आके अपने आप की ज़िंदगी ख़राब करें। तो ऑब्ज़र्वेशन से हमारा तात्पर्य है कि हम ऐसे ही चीज़ें करें जो हमारे बच्चे हमें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारे लड़के, हमारे यंग जनरेशन, सब लोग मिलके जो देख रहे हैं वो देखने की प्रक्रिया इस प्रकार के रखें। पिताजी अपनी वाइफ्स के साथ, मतलब
जो माता हैं बच्चों की, उनके साथ सम्माननीय व्यवहार करें, जिससे कि बच्चे जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो ठीक से देखें कि हमारे पिता हमारी माता की या हमारी बहनों की इज़्ज़त कर रहे हैं, उनसे किस प्रकार मिल रहे हैं, उनसे किस प्रकार बात कर रहे हैं। जब हम बच्चे देखते हैं कि ज़िंदगी भर माताएं बहनें रोटी ले ले, खाना खा ले, तो उनको लगता है ये हमारा अधिकार है कि घर का कोई भी काम जो है वो माताजी कर रही हैं, पिताजी बाहर से लाएंगे और हमें तो बैठना है और खाना है। तो वो यही उम्मीद अपनी बीवी से करता है, जबकि आने वाले टाइम पे जब लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी हो जा रही हैं और जॉब भी करना है और सब कुछ करना है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती जा रही है कि वर्किंग कपल्स के लिए, कि वो बहुत दिनों तक अपने रिलेशनशिप्स के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि उनको आदत पड़ गई है घर बैठ के कि स्त्री को खाना ही है, स्त्री को ये करना है। एक प्री डिटरमाइंड सोच है कि आपको घर पे ये करना है, आपके जो रोल है वो ये है। तो इस तरह का कोई रोल उनके आगे मत सेट करिए। पिताजी भी घर में सहयोग करें और माताजी भी पिताजी के कामों में सहयोग करें, बिल्कुल अच्छे से। आपके बैग में पेंटिंग अच्छी है, थैंक यू। ये मेरी बेटी ने बनाई है, ये सभी पेंटिंग्स उन्होंने लोगों ने बनाई है। अध्यात्म अपने से जुड़ना होता है, जी बिल्कुल। जब इसके बारे में मैं आखिरी में बात करना चाह रही थी, लेकिन आपने मेरा जो सार था वो आपने बिल्कुल सही रखा। अपने आप से जुड़ना ही अध्यात्म है, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। होलिस्टिक लर्निंग इंक्लूड्स द वे ऑफ बीइंग कैन मेक लर्निंग मोर रेलेवेंट टू रियल लाइफ सिचुएशंस। इसी के बारे में मैं फाइनली बात करना चाह रही थी आखिरी में, कि होलिस्टिक लर्निंग यह है कि जीवन की जो धरातल की सच्चाइयाँ हैं उनसे जुड़ना। आजकल जो शिक्षा नीतियाँ नई बन रही हैं उसके बारे में कुछ विपक्ष और पक्ष दोनों लोग बात कर रहे हैं, और ये बात करना बहुत ही पॉजिटिव बैकग्राउंड को निर्माण करता है कि हम किसी के बारे में चर्चा करें। नई शिक्षा नीतियाँ जो भी आई हैं उसमें कहीं ना कहीं छोटा मोटा ये ख्याल रखा गया है कि जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसमें आपका सिर्फ पढ़ाई की दुनिया सिर्फ किताबों तक सीमित न रह जाए, बल्कि जो हमारी धरातली ज़िंदगी है वो किताबी दुनिया से कितनी अलग है उसको भी पहले ही समझा दिया जाए, जिससे कि किसी के मन में ये न रहे कि जब आप स्कूल से निकलो तो अचानक से आपको लगे कि हम कौन सी दुनिया में आ गए, ये दुनिया हमारी जानी पहचानी नहीं है। तो यहाँ पर बातें डिफरेंट हो जाती हैं। जब बच्चा स्कूल में अपने सहपाठियों के साथ रहता है, अपने टीचर्स के साथ रहता है, सुरक्षित अपने माँ बाप के साथ रहता है, दादा दादी नाना नानी के साथ घर में रहता है, वो दुनिया ही उसने जानी होती है। परंतु जब कॉलेज लाइफ में या उसके बाद कुछ और लोगों से उसका सामना होता है, कुछ और नए लोग जिसको वो जानता नहीं था, या दूसरे शहर में जब हॉस्टल में जाता है, तब वो तादात्म्य नहीं बिठा पाता कि वो कहाँ से निकला। अचानक से एक नई दुनिया देखता है तो वो एकदम परेशान हो जाता है, जिसे आजकल लोग डिप्रेशन की संज्ञा देने लगे हैं, जिसे फ्रस्ट्रेशन लोग कहते हैं कि हमें अवसाद हो गया, तनाव हो गया, स्ट्रेस हो गया। इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चे को शुरू से ही शिक्षा, जो एक स्कूली शिक्षा है, उसको स्कूली शिक्षा छोड़ के उस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करके बदल के धरातली समाज पे आप शिक्षा को नया निर्माण करें, नव निर्माण करें। और उसमें सबसे ज़्यादा सहयोगी सिर्फ 3 पक्ष हैं। सबसे प्रथम आता है गुरु का, दूसरा माँ और तीसरा पिताजी। तीनों लोगों का बराबर का योगदान है और माँ ही पहली गुरु होती है, ये तो हम सभी के लिए आप जानते ही हैं। जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे को सिखा देती है, वो अच्छे लोग बाद में 5 साल के अंदर जितना ट्रेनिंग हो जाता है बच्चे का, उतना तो वो जीवन भर नहीं सीख पाता जितना माँ उसको 5 साल में सिखा देती है। जी, रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़ने की जहाँ तक बात रही, तो बच्चे के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्कोर बहुत अच्छा है, 99 पॉइंट इतना % आपने स्कोर किया, और कॉलेज लाइफ में भी आपने बहुत अच्छा, आप टॉप मोस्ट स्टूडेंट रहे, टॉपर रहे, ये रहा वो रहा, परंतु उनका जो परिणाम आया जीवन का, तो वो कुछ विशेष नहीं होता कि नहीं कुछ ठीक है हुआ नहीं, या आपसे
जो पीछे वाले थे, आजकल कहते ही हैं कि जो सबसे लास्ट बैक बेंचर्स हैं वो मंत्री बन जाएं तो बहुत पैसा कमा लेते हैं, या फिर बहुत सारी चुटकुले वगैरह आते रहते हैं, तो उनको भी इंजॉय कीजिए करके। उसके अंदर से जो एक चीज़ निकल के आती है कि ज़रूरी नहीं है कि हम चीज़ों को इतना सीरियसली लें, ज़रूरी नहीं है कि इतना पढ़ लें कि हम बाकी चीज़ों को एंजॉय करना भूल जाएं, कि हम सुबह एक कप कॉफ़ी पीने के टाइम भी ये सोचें कि हमने ये कार्य कंप्लीट कर लिया क्या, या फिर हम किसी के साथ हैं और किसी के साथ नहीं हैं, हम किसी के साथ होते हुए भी किसी के साथ नहीं हैं। इस प्रकार से ना हो जाए। मतलब रियल लाइफ से मेरा जुड़ने का सिर्फ ये मतलब है कि हम चाहेंगे कि जो भी हम सीख रहे हैं वो हम अपने सच्चाई वाली जो हमें ज़िंदगी है, जैसे हम अच्छे फ़ैसले नहीं कर पाते, कई बार बच्चे कोई गलत फ़ैसला हो जाता है, तो उसका कारण ये रहता है कि बच्चे का माइंड पढ़ाई में तो डेवलप हो गया, परंतु जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आया उसमें वो मात खा गया, उसमें कहीं ना कहीं वो, और 2-4 फेलियर आते ही लगते हैं कि बस अब तो गिर गए, अब तो बस हमारा यहीं अंत हो गया। तो बच्चे उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव स्टाइल में ले जाते हैं और वो उनके लिए बहुत दुखदाई हो जाता है, और कई बार उनके लिए भी, कई बार समाज के लिए भी। सुशांत सिंह जी का जो आजकल टीवी पर चल रहा है, उससे भी आप देखिए कितने लोगों के लिए वो दुखदाई रहा, उनको देख के भी कई लोगों ने सुसाइड कर लिया। आप सोचिए कौन सी विचारधारा है, कितने स्ट्रांग हैं हमारे बच्चे, पबजी खेलते खेलते सुसाइड कर लिया। मैं इस बारे में मतलब नेगेटिव अपने थॉट को नहीं ले जाना चाहती हूँ, लेकिन उनको चाहिए कि नई दिशा शिक्षा की सोचनी पड़ेगी। अब जो दिशाएं चल रही हैं कि बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बन जा रहा है, लेकिन उसे समाज में किस तरह से रहना है, या किसी ने आपको गलत बोल दिया या बुरा बोल दिया, अरे तू अच्छी नहीं लग रहा है, तू बेकार लग रहा है, तेरा शक्ल कैसा है, तेरा फिजिक कैसा है, तेरा तो डोला ही नहीं है, अरे तुम तो अच्छी नहीं लगती हो, तुम तो ऐसी हो, तुम्हारे बाल तो ये हैं, कुछ भी ऐसा बोल दिया तो बच्चे बस यूं ही रह जाते हैं कि अब क्या ही करें, दुनिया ख़त्म हो गई। या फ़ोटोज़ का ज़माना आ गया है, ये फ़ोटो अच्छी नहीं, कोई भी बच्चा ओरिजिनल फ़ोटो डालना ही नहीं पसंद कर रहा है, उसमें ब्यूटी मोड डालना ही डालना है। इस प्रकार का चीज़ें आ रही हैं, एक अननेचुरल सा वर्ल्ड बनता जा रहा है, उसको हटा के उसे धरातल ही रखो, बच्चे को घर के काम में इन्वॉल्व करो, धीरे धीरे पढ़ाओ, ज़िंदगी के सारे लेसन्स खुद लेने दो। हम उनके लेसन्स नहीं ले सकते, चिड़िया की तरह जितना हम पाल सकते हैं उतना पालें। और हॉलिस्टिक लर्निंग अप्रोच का ये मतलब हुआ कि हम उनके समग्र रूप से विकास में सहायक बने, न कि हम उनकी आइडेंटिटी छीन लें। पहले ये होता था कि बच्चा जो होता है पिता का नाम रोशन करता है या माता का नाम रोशन करता है, अब बच्चे अपने पिता के नाम से ही चलते हैं। मैं उसका बेटा हूँ, मैं फला का बेटा हूँ, मैं डेका का बेटा हूँ, मैं इसकी बेटी हूँ, तू जानती नहीं है मुझे। तो ये नहीं, उनको उनकी आइडेंटिटी मत छीनिए, उनको अपनी आइडेंटिटी पर निर्भर मत रखिए, उनको उनकी आइडेंटिटी बनाने दीजिए। उनकी मेहनत जो है, जो वो खुद से करेंगे, उसी से उनकी चीज़ें परिभाषित होंगी, वो अपने आप को खुद से बना पाएंगे। इसके बाद मैं चाहती हूँ अगर आपको कोई मुझसे सवाल या कुछ भी इस तरह से करना हो तो मैं यहाँ पे प्रस्तुत हूँ। तब तक मैं आपको एक बड़ा ही सुंदर गीत है, मैं अब चूँकि गायिका हूँ तो लेक्चर देना से ज़्यादा मैं पसंद करती हूँ कि आप मुझे सुने गाते हुए। और फेसबुक लाइव वगैरह भी मैं इतना नहीं जुड़ पाती हूँ, क्योंकि मुझे सामने लोग दिखते हैं और तब मैं गाती हूँ तो मैं अपने आप को बड़ा सुरक्षित महसूस करती हूँ कि मैं समाज के बीच में हूँ और समाज के लोगों के साथ हूँ। तो वेरी वेल एक्सप्लेन थॉट्स, थैंक यू दीपिका जी। अब आपको एक गाना प्रस्तुत करती हूँ, आशा है पसंद आएगा आप। ये गाना मैंने जहाँ से शुरू किया था, अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, सारे जहाँ के सब दुखों का एक ही तो निदान है, या तो वो अज्ञान है या तो वो अभिमान है। सारी दुनिया में सिर्फ 2 ही प्रकार के दुख हैं, 2 ही प्रकार के जड़ हैं जिसकी वजह से सारी दुनिया में दुख हैं। पहला अज्ञानता और दूसरा अभिमान। जब हम किसी भी प्रकार के अभिमान से ग्रसित हो जाते हैं तो हमारे जानने के, जिज्ञासा के चक्षु वहीं बंद हो जाते हैं।
नफ़रतों के जहर से हमें प्रेम के प्यालों की ओर ले चलो। जहाँ समाज में इतनी नफ़रत है कि वायरसेस फैलाए जा रहे हैं कि लोग मर जाएं, ये कौन सी शिक्षा थी? ये कौन सा समाज हमने निर्मित किया कि किसी को मार के, किसी को दोहन करके, किसी का दुख दे के हम खुश हैं? बहुत सारी चीज़ें नई नई आ रही हैं जो आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह का समाज बढ़ता जा रहा है, किस तरह से लोग दूसरों की खुशियाँ ढूंढना बंद कर चुके हैं। पहले एक छोटा सा फ्रिज किसी के एक के घर में आता था, मिठाई पूरे मोहल्लों में बढ़ती थी। अब इतनी इतनी चीज़ें हमारे पास हैं, सब कुछ है, लेकिन खुशी गायब है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक एक छोटी छोटी चीज़ों को हमने महसूस करना छोड़ दिया है। जो एक आखिरी पार्ट था उसका, वो था इमोशन। इमोशन मतलब भावनात्मक प्रक्रिया हमारी जो दिमाग से जुड़ी है, वो सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। माता पिता से लेकर हर कुछ हमारे जो हमारे भावों से जुड़ा है, वहीं से हमारा बंधन है। अदरवाइज़ आप अगर किसी से भाव से नहीं जुड़े हैं, चाहे अपनी एजुकेशन से, चाहे अपने आप से, अध्यात्म से, चाहे किसी से भी, अगर भाव नहीं है तो आप जुड़ाव नहीं महसूस करेंगे। तो भावनात्मक पक्ष स्ट्रॉन्ग रखना है। गाने के बाद मैं भाव प्रक्रिया पे बात करूँगी। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से, असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। ये जो दीवारें हम लोगों ने अपने आसपास बना दी हैं, अपनी लिमिटेशंस लगा दी हैं कि हम इतना ही सोचेंगे, इतने ही हैं हम, अगर हमारे पास इतना पैसा हो जाए तो ही हमारी आइडेंटिटी बनेगी, वरना हम कुछ नहीं। ये सब बोलना छोड़ दीजिए। और जहाँ पर भी आप जैसे भी हैं, बहुत अच्छे हैं। ईश्वर ने बहुत दिया है हमें कि 2 आँख, 1 नाक, 2 कान, 1 शरीर, 1 आत्मा सुरक्षित है हमारे पास। गाने की अगली पंक्तियों को गौर कीजिएगा। सारे जहाँ के सब दुखों का एक ही तो निदान है, या तो वो अज्ञान है या तो वो अभिमान है। नफरतों के जहर से हमें प्रेम के प्यालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अंत में भगवान से यही प्रार्थना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी को भगवान खुश रखें, सभी को फलें फूलें। किसी एक के उन्नति से सबकी उन्नति नहीं है, सभी की उन्नति में हमारी अपनी उन्नति छुपी हुई है। एक नए समाज का निर्माण करें जिसमें आपको क्या कंट्रीब्यूट करना है वो आप वेल फोकस्ड रहें कि क्या आपको इस समाज को दे के जाना है। अगर आप एक बच्चा भी छोटा सा पाल रहे हैं या फिर आप किसी भी व्यवसाय में हैं, 4 लोगों आपके पास आके सामान लेते हैं, या आप किसी और तरह के व्यवसाय में हैं, 2 लोगों से फ़ोन पे बात करते हैं, कॉलिंग के उसमें हैं, किसी भी प्रकार से दूसरे को संतुष्ट करके अधिक से अधिक प्रयास करें, पॉजिटिव रहें और अपना जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा जीवन है वो दूसरों के लिए समर्पित करें। इसी में
अपनी उन्नति है, अपनी संतुष्टि है और अपनी संतुष्टि के साथ ही इंसान अपना विकास करता है। आखिरी बात इमोशंस की है। जो शिक्षा समाज के लिए एक प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले बच्चे की शिक्षा, साथ ही सबसे अधिक ज़रूरी बात जो है इस समय वो है नारी शिक्षा। अगर एक नारी अपने घर में शिक्षित है तो वो पचासों जो भी परेशानियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, हैंडल कर सकती है। मल्टीटास्किंग तो है ही वो। औरतों को धरनी कहा गया है, वो ज़िंदगी के जीवन पर्यंत तक दूसरों को धारण करती हैं। उनकी शिक्षा समाज के लिए, देश के लिए क्या मायने रखती है ये तो आज सभी लोग जानते हैं, सभी समझदार व्यक्ति, सभी इंटेलेक्चुअल लोग जानते हैं। नारी कोमल है, सहज है तो वो वीरांगना भी है। आप सभी लोगों से जुड़ के ये समझ में आया कि बॉर्डर पे तो कुछ लोग लड़ते हैं लेकिन उसके पीछे उनकी फैमिलीज़ हैं, वो भी हमारे देश की सुरक्षा के लिए पीछे डटी रहना, यही आप वीरांगनाओं का जो रोल है वो उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे आर्मी ऑफिसर्स का। फ्यूचर जनरेशन का आप निर्माण करती हैं। आप सभी जो नारी शक्ति है उनको मेरा शत शत नमन है। और हॉलिस्टिक लर्निंग की जो आज बात है, जो आज शुरुआत हुई है, हॉलिस्टिक लर्निंग अप्रोच, जिन्होंने भी ये टॉपिक मुझे दिया उनका बहुत धन्यवाद कि मुझे भी इस नई दिशा में सोचने का अवसर प्रदान किया उन्होंने। और आप सभी नारी शक्ति, नारी लोगों से, पुरुष लोगों से, समाज के सभी अंगों से मैं ये चाहती हूँ कि कुछ भी करें पॉजिटिव रहें और शिक्षा का एक नया मंच खोलें जिसमें आप घर पे ही बच्चे को फ़ोन ना पकड़ाएं बल्कि उसके साथ समय बिताएं और अपने समय को भी सुखद बनाएं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों के साथ एसोसिएटेड रहेंगे तो ये नई शिक्षा नीतियाँ और जो नया समाज बदल रहा है, जिस भी दिशा में भी जाएगा, वो ज़रूर एक खूबसूरत, एक सुंदर भारत का निर्माण करेगा। यही पंक्तियाँ बोलते हुए मैं आप सभी से आज्ञा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद।